हेलो गाइस, आज बात करेंगे ऐसे फाइनेंशियल एडवाइज़र की जिसका एडवाइस पूरा देश सुनता है। वो एडवाइज़र जब एक स्टॉक को बाई करने की बाय रेटिंग देता है तो वो स्टॉक इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ बन के निकलता है। वो फाइनेंशियल एडवाइज़र जो किसी सेक्टर पे जब बुलिश होता है तो वो सेक्टर 3 साल तक बिना प्रॉफिट बिना रेवेन्यू के अनलिमिटेड बुल रन में रहता है। नो फाइनेंशियल एडवाइज़र कैन प्रिडिक्ट ये कैसे हुआ क्या हुआ। आज बात ऐसे फाइनेंशियल एडवाइज़र की जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हैं। आज बात करेंगे मोदी के इकोनॉमिकल ब्लंडर्स पे। द 8.2% जीडीपी ग्रोथ, पिछले क्वार्टर में हमने 8.2% का जीडीपी रिकॉर्ड किया। याद रखिएगा, पिछला क्वार्टर वो है जहां पे ट्रंप ने पहले 25% का टैरिफ इंडिया पे डाला और फिर उसके बाद 50% का टैरिफ। हम जो कि पूरी तरीके से इंपोर्ट डिपेंडेंट इकॉनमी है, हमारा तेल अभी तो हालत ये है कि सरकार ये तक मना कर रही है कि आप कंप्रेसर इंपोर्ट मत कीजिए, छोटी सी चीज़ है यूज़ होने वाली, वो भी हमारे पास बनाने की कैपेसिटी नहीं है। हम बात करते थे एक टाइम पे मेक इन इंडिया की, तो इतनी इंपोर्ट हैवी इकॉनमी होने के बाद भी 50% टैरिफ के बाद भी हमारी जीडीपी का जो नंबर आया वो 8.2 आया। चाइना पे भी ट्रंप ने टैरिफ लगाया, चाइना ने रिटेलिटरी टैरिफ मारे, ट्रंप ने 200% लगाया, चाइना ने 400% लगाया और इवेंचुअली ट्रंप को बैकआउट करना पड़ा क्योंकि ऑब्वियसली दुनिया का सारा जो सस्ता माल है ना वो चाइना में बनता है। अगर चाइना की इकॉनमी इंपैक्ट होगी तो पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन जाएगा, तो ऑब्वियस है ट्रंप को बैकआउट करना पड़ा। हम लोगों के पास कोई चारा था नहीं, हम 50% टैरिफ पे चुप थे। चुप रहना हमारी गवर्नमेंट का एकदम ठीक डिसीजन था। जहां क्रिटिसिज्म नहीं बनता मैं वहां क्रिटिसाइज़ नहीं करता। ट्रंप पागल है, कोई भरोसा है नहीं। अगर हम रिटेलिएट करते तो पता चल रहा है 500-600% टैरिफ मार देता, अटैक कर देता, कोई भरोसा नहीं भाई उस आदमी का। तो ठीक है, फिर ये 8.2% की ग्रोथ तब आई है जब हमारी मैन्युफैक्चरिंग 11% से 7% पे आ गई है। कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। चाइना का जो बूम आया था, पूरा इकोनॉमिक बूम आया था, पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग ने लेड किया था। चाइना को दुनिया की फैक्ट्री बोला जाता है, दुनिया भर का सारा सामान वहाँ मिलता है। और ये रेस तो हम 2019 में ही हार गए थे जब कोविड हुआ था। हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, पूरी दुनिया ने चाइना +1 एम करना स्टार्ट कर दिया था, अल्टरनेटिव्स ढूंढने शुरू किए थे चाइना के, और चाइना को कंप्लीटली ट्रैवल बैन, बिजनेस बैन में डाल दिया था। उस टाइम पर हमें सिर्फ इतनी ज़रूरत थी कि हमें अपने एनआरआईज को, अपने एफआईआईज को, अपने बड़े इन्वेस्टर्स को बोलना था इन्वेस्ट इन इंडिया, उन्हें टैक्स रिलैक्सेशंस देनी थी। और सिर्फ अपील भी अगर उस टाइम जो मोदी का चाम था वो करते कि भाई इंडिया में फैक्ट्रीज डालो, इंडिया में मैन्युफैक्चर करो, हम आपको सस्ता लेबर देंगे, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स इंडिया आते चाइना को छोड़ के। हमने वो पूरी रैली मिस कर गए और आज जो है चाइना बहुत आगे है भाई एआई में। वो अमेरिका को कम्पीट कर रहे हैं और हम तो अब वो नंबर्स बोलते भी नहीं है। 2014 से पहले 8-9 के टाइम पे मुझे याद है हम लोग रोज़ सुबह उठ के नंबर्स देखा करते थे कि हमारी जीडीपी ग्रोथ 4% आई है, चाइना की 5% है, हमारी 5.3% है, चाइना की 4% है। बाई 2027 हम चाइना को बीट कर देंगे। कहाँ वो टाइम था जब हम जीडीपी में 3 नंबर पे थे और आज वो टाइम है कि हम 6 नंबर पे आ गए हैं इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। एक टाइम पे हमारी जो करेंसी है वो जब डिटोरिएट हो रही थी तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है इनफैक्ट बोला करती थी कि पूरी दुनिया की करेंसी जितना डॉलर के अगेंस्ट गिरी है उतना इंडियन रुपी नहीं गिरा है। आज हमारी करेंसी बांग्लादेश से भी नीचे है और अफ़गानिस्तान के करेंसी से भी नीचे है। तो अब मुझे लगता है कि अब ये आपका जो एक्सक्यूज़ है ये बचा हुआ है कि दुनिया भर की करेंसीज डॉलर के अगेंस्ट कमज़ोर हो रही हैं, डॉलर मजबूत हो रहा है, हमारा रुपया तो स्ट्रांग है। आज हम सेंचुरी मारने वाले हैं। कहाँ हम बात कर रहे थे कि दिस सेंचुरी बिलोंग्स टू इंडिया, आज हमारा रुपी सेंचुरी मारने वाला है डॉलर के अगेंस्ट। ये तो हमारे हालात हैं। हम जब पूरी तरीके से इंपोर्ट में हैं, मतलब पूरा डिपेंडेंट है, हमें ये चीज़ मालूम है, हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग पे बिल्कुल काम नहीं किया हुआ है। हमारी रूरल जो डिमांड है बिल्कुल ज़ीरो है। पैसा होगा तब तो डिमांड होगी ना, गाँव में बिल्कुल डिमांड नहीं है। हमारे पार्ले के सीईओ, ब्रिटानिया के सीईओ आके बता रहे हैं कि इकॉनमी में डिमांड नहीं है और पर हमारा जीडीपी का नंबर जो है आपका 8.2% आ रहा है। हमारी जो ग्रॉस वैल्यू एडिड यानी कि जीवीए जो होता है, यानी कि जीवीए मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ क्या होता है। एक प्रोडक्ट को बनाने की जो एक्चुअल कॉस्ट है उसे जीवीए बोलते हैं। तो जीवीए में जब हम टैक्स को ऐड कर देते हैं तो वो हमारी जीडीपी बनती है। यानी कि अगर मान लीजिए एक फैक्ट्री है 10 रुपये का बिस्किट बना रही है तो उसका जीवीए जो हो गया ग्रॉस वैल्यू एडेड
₹10 हो गया, उसमें फिर आपने 18% GST मार दिया, तो ₹10 प्लस ₹18 जो आपका एडिशन हुआ ₹28 का, वो मैथ्स पे मत जाइएगा, बस एग्जांपल दे रहा हूँ। ₹28 जो हुआ वो आपकी GDP आई, जो जिसमें टैक्स भी इन्वॉल्व होता है। तो आपका GVA 5% का है और आपकी GDP 8% की आ रही है। रूरल डिमांड है नहीं, ऑटो सेक्टर पूरा ठंडा पड़ा है। ऑटो सेल्स चाहे 2 व्हीलर की हो, चाहे 4 व्हीलर की हो, चाहे EV की हो, सारी की सारी डाउन गई है। हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो अभी ऑल टाइम लो पे चल रहे हैं। हमारा जो फॉरेन रिजर्व था वो $670 बिलियन था। हम अभी भी टॉप फॉरेन रिजर्व्स में आते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट पिछले एक साल में 2024 से लेके अभी जो 26 आपका आ रहा है, गवर्नमेंट ने 6,60,000 करोड़ का आपका डॉलर बेचा है। जब आपकी करेंसी की डिमांड लोअर होती है तो आपको डॉलर बेचना पड़ता है ताकि आपकी करेंसी डॉलर के अगेंस्ट रहेगी। ये पूरा वीडियो मैंने किया था, एक कर लेंगे किसी और दिन कि क्या होती है आपकी डॉलर इक्वेशन, क्यों आपको ये सब बेचना पड़ता है। पिछले एक हफ्ते से लगातार RBI डॉलर बेच रही है, बट रुपी आज जो है 97 के लो पे हिट किया। आपका जो है पिछले अगर एक साल में जितना अभी 2026 स्टार्ट हुआ है, सिर्फ इतने का देखो तो 11.2 बिलियन की डॉलर की सेलिंग हुई है। उसके बाद भी आपका जो रुपी है वो इस तरीके से डेप्रिशिएट कर रहा है क्योंकि हम ऑयल पे इतना डिपेंडेंट हैं। और ये भी हमारा गवर्नमेंट ब्लंडर ही है। जब इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रहा था और इंडिया पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो उसकी वजह से हम पे सैंक्शंस लगे थे, तो उस टाइम पे ईरान हमको रुपी में तेल देता था, रुपीज़ में हमें तेल देता था, और हमारा तेल 60 दिन के क्रेडिट पे आता था ईरान से। 60 दिन के क्रेडिट मतलब आपका एक वेसल आ जाएगा, इंडिया के पोर्ट पे पहुंचेगा, आप उसे बेचिए, आप उसे यूज़ कीजिए, पेट्रोल पंप्स पे रिफाइन कीजिए, देन उसके बाद जब आपको पैसा आएगा आप 60 दिन में रुपीज़ में पे कीजिए। ये ईरान का सिस्टम था। एंड बिलीव मी, जो आपका एक वेसल होता है ना, $100 मिलियन बिलियंस में भी चले जाता है आपका एक जो फुल कैपेसिटी का वेसल होता है, क्रूड का या किसी भी केमिकल का, ठीक है, और वो आपको ईरान रुपीज़ में देता था, डॉलर में भी नहीं, और क्रेडिट पे देता था 60 दिन के, और आपने वो छोड़ दिया US सैंक्शंस के डर से। उसके बाद रशिया ने आपको $60 पे जो है डिस्काउंट पे आपको तेल देना शुरू किया, आपने ट्रंप के डर से वो भी छोड़ दिया, और आप ले रहे हैं अब वेनेजुएला और अमेरिका का आता हुआ सबसे महंगा तेल, जबकि हमें पता है कि हमारे रिजर्व 60 दिन के हैं और हम पूरी तरीके से जो है ऑयल डिपेंडेंट इकॉनमी है। हमारी इकॉनमी वैसे ही के शेप इकॉनमी पे है। के शेप मतलब पूरी दुनिया मानती है कि हमारे जो अमीर हैं वो अमीर हो रहे हैं, हमारे लग्जरी गाड़ियों का सेगमेंट जो है वो बूम कर रहा है, हमारी लग्जरी लाइफस्टाइल बूम हो रहे हैं, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग में कोई ग्रोथ नहीं है। जो भी है लग्जरी एंड पे ग्रोथ है, यानी कि अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब जो है और गरीब हो रहा है। और ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि ऑयल के रेट, डीजल के रेट पड़ रहे हैं तो हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोगों को ही देता है। जो आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसी के बाय प्रोडक्ट होते हैं आपके फर्टिलाइज़र, यूरिया, जो आपके घर में खाना आता है वो इसी की वजह से आता है। आपका अगर डीजल का रेट बढ़ जाएगा तो आपकी सब्जियां महंगी हो जाएंगी, बिकॉज जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है आपकी ट्रक्स की, आपके घर तक जो माल आता है वो और महंगा आएगा, बिकॉज वो भी डीजल ऑयल पे डिपेंडेंट है। आप जो नेफ्ता वगैरह जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, जो आपका यान बनता है, आपके जो कपड़े बनते हैं, वो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का ही बाय प्रोडक्ट है। उसमें भी एक ब्लैक सल्फर करके प्रोडक्ट होता है, वो यूज़ होता है जब आपके कपड़े जो पॉलीमर्स होते हैं, सारा का सारा जो है वो ऑयल पे डिपेंड करता है। आप क्या खा रहे हैं, आप क्या पहन रहे हैं, आप कैसे ट्रैवल करेंगे, आपके जो जेट फ्यूल हैं उसके प्राइस ऑलरेडी बढ़े हुए हैं, आपकी जो फ्लाइट्स हैं महंगी हो गई हैं। एयर इंडिया ने 100 से ऊपर अपनी फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं सिर्फ फ्यूल के रेट के हाइक की वजह से। और ऑब्वियसली आपको शायद ये न्यूज़ में आया हो या ना आया हो, एयर इंडिया को सिंगापुर एयरलाइंस ने पूरा टेक ओवर कर लिया है, उसका मैनेजमेंट टेक ओवर कर लिया है। अब पूरा जो उसका मैनेजमेंट है वो सिंगापुर एयरलाइंस करेगी। सिंगापुर एयरलाइंस का वैसे स्टेक भी था, अब उनने मैनेजमेंट को भी टेक ओवर कर लिया है पूरा। और अगर हम नंबर्स को और डीप डाइन करते हैं, GDP के नंबर्स को, तो फिर आप जो हैं पहुँचेंगे कि ये GDP 8.2 हो कैसे रही है। जो इसका मेन कंपोनेंट है वो है गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवेज लेड केपेक्स। गवर्नमेंट ने हाईवेज़ बनाने में और रेलवेज़ बनाने में बहुत फोकस किया है। वो जो है पिछले क्वार्टर में जो आपका पिछला बजट से लेके अब तक था 3.4% की ग्रोथ में था। 11.11 लाख करोड़ जो है आपकी एक स्पेंडिंग है सिर्फ रेलवे सेक्टर में। तो स्टैंड अलोन GDP का 3.4% आपके रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे जा रहा है। जो बार बार मैं
उधर पे देख के बोल रहा हूँ वो मैं ये आपके नंबर्स ही देख के बोल रहा हूँ, क्योंकि नंबर्स मुझे एग्जैक्टली याद नहीं रहते। ये मत सोचना कि मैं स्क्रिप्टेड बोल रहा हूँ। जो लोग मुझे पहले पिछले चैनल से देख रहे हैं उन्हें पता है कि नॉलेज वाइज मैं कुछ स्क्रिप्ट करके नहीं बोलता, बट मेरे को कुछ नंबर्स याद नहीं रखने हैं और इसीलिए मैं सामने रख के बोल रहा हूँ कि नंबर्स मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर में यूज़ करते हैं यार, मैं तो नॉर्मल नंबर तो रख ही सकता हूँ, है ना। तो बेसिकली आपका जो ये सारा ग्रोथ है ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, बल्कि ये टाइम है हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे अब नहीं ग्रोथ करनी है, ये टाइम है जब हमें अपने आईटी पे ग्रोथ करनी है। हम एआई में बहुत पीछे रह गए हैं भाई। जेपी मॉर्गन स्टैनली सब ने हमें डी ग्रोथ किया है इंडियन मार्केट को। इमर्जिंग मार्केट की लिस्ट से हम बाहर हो गए हैं। टॉप 100 की लिस्ट में हमारी एक भी कंपनी नहीं बची है। एफआईआईज का नेट फ्लो ज़ीरो है। और ये जो केपेक्स है इसका इम्पैक्ट ये है कि आप जो है स्टेटों ने अपना केपेक्स, जो स्टेट बजट सभी आए हैं सब ने अपना केपेक्स कम कर दिया है। और वो केपेक्स कम कर दिया यानी कि खर्चा कम कर दिया है। एक लाइन है कि भेड़ को नहीं मालूम है कि वो जो ऊन बन रहा है वो उसी की खाल उधेड़ के बन रहा है। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट्स आपका केपेक्स नहीं करेंगी, खर्चा नहीं करेंगी, तो आपके वहाँ रोड नहीं बनेगी, आपके उधर पानी नहीं पहुँचेगा, आपके उधर नालियाँ नहीं पहुँचेंगी। और वो केपेक्स का पैसा अब लगता है आपको फ्री बीज देने में। मध्य प्रदेश में 13 लाख करोड़ का बजट था सिर्फ फ्री बीज बांटने के लिए। आपको फ्री खाना, आपको फ्री राशन। बिहार के इलेक्शन 10,000 रुपये दो आप फ्री में और आप इलेक्शन जीत जाते हैं। गवर्नमेंट को ये पता चल गया है कि इन लोगों को कोई मतलब नहीं है डेवलपमेंट से, इनको फ्री में चीज़ें बांटो और आप इलेक्शन जीत जाएंगे। ये प्रूवन मॉडल है गवर्नमेंट के लिए। तो ये भाई बिल्कुल भी हमारे लिए सही नहीं है। ये हमें इम्पैक्ट करेगा। 1 लाख से ऊपर सरकारी स्कूल्स बंद हो गए हैं। कहाँ गवर्नमेंट को जो है टैक्स रिफॉर्म्स करने चाहिए, टैक्स में रिलैक्सेशन देनी चाहिए, इनकम टैक्स में रिलैक्सेशन देनी चाहिए। मैं उन लोगों में से बिल्कुल नहीं हूँ सुब्रमण्यम स्वामी वाले पार्ट से, जहाँ पे लोग मीडिया कवरेज लेने के लिए बोल देते हैं कि भाई इनकम टैक्स को ज़ीरो कर दो। इट इज़ नॉट अ पॉसिबल सॉल्यूशन। हाँ, लेकिन आप रिलैक्सेशन दे सकते हैं। आप जो कॉर्पोरेट टैक्स पे इतना वैल्यू देते हैं और आप जो है कर्जे माफ़ करने पे इतना वैल्यू देते हैं, आप इनकम टैक्स को लोअर कीजिए, कंजम्पशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, अपने आप जो जीडीपी का व्हील है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। बट गवर्नमेंट का फोकस उधर पे है ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है फ्री बीज मिलनी है और जीतना है। बिहार का इलेक्शन जो था वो मेरे लिए बहुत सेटबैक था। मेरे एक एनआरआई दोस्त हैं वो बिहार से आते हैं, तो मैंने टीवी पे देखा। मैंने कहा भाई पहली बार ऐसा है, क्योंकि मैं पूरे बचपन से ये सोच रहा था कि यार हमारे पास ना अच्छे ऑप्शंस नहीं होते। एक गुंडा है, दूसरा गुंडा है, हम उसमें से चूज़ करते हैं। तो जब प्रशांत किशोर ने खड़ा किया वहाँ पे सब कुछ कि भाई ठीक है, पढ़े लिखे लोग, केसी सिन्हा, डॉक्टर्स, वकील, LGBTQ से लोग, तो मुझे लगा नहीं इस बार जो है इलेक्शन बहुत सही हो रहा है। अब हमारा एक पैटर्न बदलेगा, हमारा यूथ चेंज होगा भाई। नेपाल से हम लोग लेसन्स लेंगे। बट देन उसके बाद मुझे उसने उसी वक्त बोल दिया था, प्री पोल जब मैंने उससे पूछा था तो उसने कहा था सर बिहार में जाति जो है बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको केजरीवाल 2.0 बोल रहे हैं। एंड उस टाइम तक मेरा थॉट था कि नहीं यार ऐसा हो ही नहीं सकता, लोग समझदार हैं। बट ऐसा नहीं है, लोग वोट ही नहीं करते तो सरकार भी क्यों खर्चा करे। आप अपने बजट में उठा के देखिए, बजट जो आपका आता है वो सिर्फ सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के लिए नहीं है। आप खुद उठा के देखिए कि सरकार वहाँ पे क्या केपेक्स दे रही है और सरकार क्या फोकस कर रही है कि फ्री में बांटे। पहले एक टाइम पे मनरेगा होता था जहाँ पे आप काम करते थे, अब सरकार जो है सीधा आपको खाना देती है, सीधा आपके खाते में पैसा डाल देती है कि आप वोट दो, बस दैट्स इट। ये हमारी हालत है आपकी जो है केपेक्स की। और केपेक्स नहीं होगा तो लॉन्ग टर्म में हमें ही नुकसान है भाई। हमारी अगर रोडें नहीं बन रही, हमारे बच्चों के लिए स्कूल नहीं बन रहे, हमारे लिए नालियाँ नहीं बन रही, किसी और का नुकसान नहीं है, हमारा ही नुकसान है। भेड़ को नहीं पता है कि उसी की खाल उधेड़ के ऊन बन रहा है, वो वाला हिसाब है। तो ये आपकी रियलिटी है। और अभी जब हमें AI पे काम करना चाहिए था तब हम केपेक्स पे काम कर रहे हैं। दुनिया भर की जो सारी इकॉनमीज़ है हमसे बैकआउट कर रही हैं। टॉप 100 में हमारी एक भी कंपनी नहीं है। 20% हम बॉन्ड पे पैसा लगा रहे हैं, अपना टैक्स दे के बैठी है गवर्नमेंट। 20% टैक्स लेते हैं हम FII से जब वो बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। जब हमारा स्टॉक मार्केट नहीं चल रहा है, दुनिया भर में क्राइसिस है, तो आप एटलीस्ट बॉन्ड्स में तो पैसा दीजिए। आपका US आपको पता है 5% की बॉन्ड यील्ड में पहुंच गया है और आप 20% टैक्स लगा रहे हैं, तो कोई बड़ा इन्वेस्टर क्यों आपके बॉन्ड में भी इन्वेस्ट करेगा। बल्कि माना यह जाता है कि बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे, सेफ हेवन है वो जब मार्केट नहीं चल रहा है। बट आप उन्हें भी अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं अपनी टैक्सेशंस की वजह से। आप अगर आपको लग रहा है क्राइसिस है, मोदी जी आके जनता से बोल रहे हैं सोना मत खरीदो, तस्करी बढ़ेगी उससे और कुछ नहीं होगा। अगर आप इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देते हैं, नथिंग विल हैपन। और कोई सोना बाय करना नहीं छोड़ता है। आप बहुत हिंदू हृदय सम्राट बन के घूमते हैं, तो आप एक काम करिए कि आप जो टेम्पल्स में सोना है, केस चल रहा है ये कोर्ट में,
आप उसे मोनेटाइज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, लोग अपने घर का सोना नहीं दे रहे हैं, आप टेम्पल का सोना एक एक्ट निकाल के ये बोल सकते हैं ना कि हम मोनेटाइज करेंगे, पैसा देंगे आपको, कोई मना नहीं करेगा उसके बदले। पहले हो चुका है ये, लोगों के लिए ट्राई किया था पी चिदम्बरम ने, आप मंदिरों में जाके करिए। आपका तो लार्जर देन लाइफ इमेज है भी ना हिंदू कम्युनिटी में, तो आप उसे यूज़ करिए। आप जो है टैक्स में रिलैक्सेशन दीजिए, अपने आप कंजम्पशन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी। आप जो है प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल को टैक्स कीजिए, इनकी फीसेस होती हैं 1-1 लाख 2-2 लाख, फर्स्ट क्लास के बच्चे की फ़ीस है, आप टैक्स करिए उनको। आप उनको एक सर्कुलर के अंदर लाइए कि भाई ये मिनिमम अगर आपकी फैसिलिटी नहीं होंगी तो आपकी जो है स्कूल का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स को टैक्स कीजिए। एक टाइम था, आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी गवर्नमेंट, मायावती भी अपने फर्स्ट टर्म पे सुबह 4 बजे हॉस्पिटल्स पे चली आती थी हॉस्पिटल्स चेक करने। अब टैक्स करिए ना, और अगर टैक्स करने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं इनकी जो है आपकी गुणवत्ता कम हो रही है, आप टैक्स लाइसेंस कैंसिल करिए। आपके पास गवर्नमेंट है, आपके पास सब कुछ है, आप ऐसे बैठ के चीज़ें नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये बैठ के एक्सपेक्ट करेंगे, पर गवर्नमेंट ये बैठ के इसलिए एक्सपेक्ट करती है क्योंकि आपका जो है पता है कि वोट जो है वो हिंदू मुस्लिम पे मिलना है। तो दिस वॉज अ वीडियो फ्रॉम एजुकेटेड कॉकरोच। तो भाई ये हालत है, अगर आपको लग रहा है कि सुधर सकती है, वेल एंड गुड। अगर नहीं सुधर रही है तो भाई बहुत बुरी हालत होने वाली है। आपकी इकॉनमी को अब कोई ट्रीट नहीं कर रहा है। नॉर्वे में अभी क्या हुआ आपने देखा, एवरीबडी इन द वर्ल्ड वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया नाउ, एवरीबडी इज शिफ्टिंग टू चाइना, AI, अदर इमर्जिंग नेशंस, वियतनाम, फिलीपींस, नो वन इज टॉकिंग अबाउट इंडिया नाउ, एंड दिस इज़ स्केरी। अगर हम आज नहीं सोच रहे हैं तो फ्यूचर में हम इससे भी ज़्यादा सफ़र करेंगे। और ये कोई बहुत पीछे के स्टैट्स मैंने नहीं बताए हैं, ये अभी हो रहा है। बाय बाय।